नमस्कार दोस्तों। न खाऊंगा न खाने दूंगा, याद है नारा आपको? प्रधानमंत्री मोदी ने आज से करीब करीब 9 साल पहले 2014 में सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों बाद यह नारा बुलंद किया था। लोगों को लगा कि ऐसी सरकार आ गई जिस सरकार में करप्शन तो बिल्कुल जीरो होगा। लेकिन बीते 9 सालों में और खास करके बीते कुछ महीनों में ऐसे आरोप सरकार पर लगे हैं, चाहे वो करप्शन के मामले में करप्ट लोगों को अपने पाले में लाने का आरोप हो, चाहे करप्ट नेताओं को बीजेपी में की सत्ता में साझेदारी कराने की आरोप हो, चाहे हाल के दिनों में अभी 2 सप्ताह पहले सीएजी रिपोर्ट के हवाले से सरकार के कई मंत्रालयों में घोटाले के आरोप हो या घोटाले के बारे में खुलासे हो। तो सवाल यह उठ रहा है, क्या प्रधानमंत्री का यह नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा एक जुमला था, वैसे ही जैसे उन्होंने 2014 के चुनाव के पहले रैलियों में कहा था हमारी सरकार बनी तो गरीबों के खाते में 15-15 लाख जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनके ही नंबर 2 और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कह दिया था वो तो जुमला था। तो क्या ये मान लें कि न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा भी एक जुमला था? ऐसा विपक्षी दलों के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से बहुत सारी जानकारियां बीते 2 सप्ताह में आप तक पहुंची होगी। अलग अलग महकमों में घोटाले, एक्सप्रेस वे से लेकर आयुष्मान भारत कार्ड में घोटाले। अभी 2 दिन पहले खबर आई अल्पसंख्यक मंत्रालय की छात्रवृत्ति में घोटाले, स्मृति ईरानी के मंत्रालय में। लेकिन अब एक खबर जो आज के कुछ अखबारों में छपी है, कुछ वेबसाइट्स में छपी है, वो खबर सीधे सीधे अमित शाह के मंत्रालय में भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रही है या भ्रष्टाचार के खुलासे कर रही है। सीबीसी की रिपोर्ट है ये। रिपोर्ट कल सार्वजनिक हुई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है, जो कहा गया है उसके आधार पर यह हेडिंग आप देख रहे हैं, शाह के मंत्रालय में भी भ्रष्टाचार। अमित शाह बीजेपी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक, मोदी के बाद सबसे पावरफुल। गृह मंत्रालय अमित शाह का, अमित शाह के अधीन। तो क्या अमित शाह के मंत्रालय में भी भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैल रहा है और भ्रष्टाचार पर काबू पाने में अमित शाह नाकाम साबित हुए? कम से कम सीबीसी की रिपोर्ट यही कहती है। अब गौर से सुनिए कि सीबीसी रिपोर्ट कहती क्या है। और ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद को छोड़कर, खुद की पार्टी और खुद के नेताओं को छोड़कर बाकी सभी विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी दलों की सरकारों को, विपक्ष के सभी दिग्गजों को, सबको अगर भ्रष्टाचारी कहते हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों से सबका चेहरा दागदार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही सवाल, वही आरोप जब प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता पर लगते हैं तो चैनलों पर वैसी चर्चा नहीं होती, वो सवाल नहीं उठते। और ये आरोप कहीं ऐसी जगह से विपक्षी दलों की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति में या भाषण में नहीं लगे हैं। ये आरोप नहीं, ये खुलासे हैं जो सीएजी की रिपोर्ट में हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से कई मंत्रालयों में घपले घोटालों की जानकारी आई है और अब सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से कहा गया है, जो कहा गया है खबरों में स्क्रीन पर। अलग अलग वेबसाइट की मैंने हेडलाइन ली है। मामला थोड़ा संजीदा है। कई बार लगता है कि कहीं गर्दन हमारी न फंस जाए। सरकार तो बहुत नज़र रखती है ऐसे लोगों पर जो सरकार को कहीं घेरने की कोशिश करे। तो हमने कहा जो वेबसाइट्स में है उसके हवाले से भी बताया जाए। वैसे रिपोर्ट सीबीसी की है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? हेडिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ करप्शन कंप्लेंट्स इन 2022 अगेंस्ट यूनियन होम मिनिस्ट्री एम्प्लॉइज। सीबीसी रिपोर्ट मतलब 2022 में करप्शन की सबसे अधिक शिकायतें जो सीबीसी को मिली है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय की शिकायतें हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, और केंद्रीय गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह का मंत्रालय। अमित शाह का मंत्रालय में अगर करप्शन इतना है तो इसका मतलब क्या है? यह जिम्मेदारी किस पर जाएगी और इस पर चर्चा, सवाल और बवाल होना चाहिए या नहीं? दूसरी हेडलाइन, अलग अलग जगह की हेडलाइन, मोस्ट करप्शन कंप्लेंट्स अगेंस्ट होम मिनिस्ट्री रेलवेज in 2022, most corruption complaints against home ministry, railways and bank officials in 2022। यही सब जगह की हेडलाइन है जो अलग अलग इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, पीटीआई के हवाले से जहां जहां खबर छपी है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया। और ये दैनिक भास्कर के हवाले से। अब इसको समझिए कि सीबीसी ने क्या कहा है और क्या करप्शन का रेशियो है
जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी मेरी वजह से एक मंच पर आ गए, जब विपक्ष के नेताओं, विपक्षी दलों, विपक्ष की सरकारों के पीछे ईडी और सीबीआई जैसी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां लगी होती हैं, और वही विपक्ष के नेता अगर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, बीजेपी के सत्ता में साझेदार बन जाते हैं, तो उन्हें उधर से क्लीन चिट मिल जाती है या वो एजेंसियां उनका पीछा छोड़ देती है। प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने की, और उस गारंटी के 4 दिन बाद कोई महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी की साझा सरकार के हिस्सा डिप्टी सीएम बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब ऐसी रिपोर्ट्स आने लगती है, तब भी क्या मीडिया में, मीडिया के जरिए, मुख्य धारा के चैनलों के जरिए ऐसी रिपोर्ट्स पर सवाल, सरकार की घेराबंदी, सरकार की साख पर जो बट्टा लगता है ऐसी रिपोर्ट से, क्या आप तक ये बात पहुंचती है? और ये पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की है या नहीं? ये कहना अलग बात है, जीरो करप्शन, ऐसे जैसे बीजेपी के सारे नेता मंत्री, सारे महकमे बीजेपी की सरकार में एकदम जो सतयुग है, राम राज्य है। लेकिन हकीकत क्या है? और अगर इतना करप्शन है, एम्प्लॉय अगर इतने करप्ट हैं, तो यह सवाल किस पर है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। चलिए हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं खाते हैं, अमित शाह नहीं खाते हैं, और जो सीनियर लीडर्स हैं नहीं खाते, मान लिया। खाने दूंगा, यह भी वादा जरूरी है, इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह खा कौन रहा है? ये शिकायतें इतनी किसकी आ रही है? ये सीएजी की रिपोर्ट में क्या जानकारी आ रही है? कैसे सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कई मंत्रालयों में घोटाला, आयुष्मान भारत कार्ड का जिक्र आपने पहले भी सुना होगा, फिर दोबारा रिपीट करेंगे, पहले इस पर फिर एक बार आते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतों में गृह मंत्रालय के कर्मचारी अव्वल, और यह रिपोर्ट है गृह मंत्रालय में शिकायत, गृह मंत्रालय के कर्मचारियों की शिकायत 46,643, निपटारा भी हो गया 23,000 का, लगभग पेंडिंग है 22,000। ये आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े ये हैं कि 2022 में भ्रष्टाचार की 1,15,000 शिकायतें सतर्कता आयोग पहुंची, जिसमें गृह मंत्रालय के कर्मचारियों की शिकायत 46,000 थी, यानी लगभग कुल शिकायत की का 40%। मतलब केंद्र सरकार के मंत्रालयों में जो करप्शन है, करप्शन की शिकायतें हैं कर्मचारियों के खिलाफ, उनमें से 40% लगभग सिर्फ गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ है। और फिर मैं कहूंगा गृह मंत्रालय किसका? अमित शाह का। इसी में है, कल रिपोर्ट जारी हुई है कि 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थी। 2021 की रिपोर्ट है, की रिपोर्ट में भी गृह मंत्रालय के कर्मचारी सबसे आगे थे, तब उनके खिलाफ 37,670 शिकायतें मिली थी। रेलवे और तीसरे नंबर पर बैंकिंग सेक्टर था, अभी भी रेलवे दूसरे नंबर पर है। अश्विनी वैष्णव जी रेलवे के मंत्री हैं और बैंकिंग सेक्टर है तीसरे नंबर पर। दिल्ली सरकार भी है, अरविंद केजरीवाल की सरकार भी है। अब ये स्थिति है करप्शन की गृह मंत्रालय में। इसी में जानकारी है कि गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ मिली कुल शिकायतों में से, जो शायद यहां आप देख रहे हैं, 23,919 का निपटारा किया गया, बाकी पेंडिंग। अब इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये शिकायतें जो करप्शन की मिली है इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार की, उसमें क्या स्केल है, क्या शिकायत है, कितने कर्मचारी किस स्तर के हैं, उनके खिलाफ स्पेसिफिक कंप्लेन क्या है, वो इस रिपोर्ट से तो नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर इतना डेटा है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सबसे अधिक हाईएस्ट नंबर ऑफ करप्शन की शिकायत, कंप्लेंट्स इन 2022 अगेंस्ट यूनियन होम मिनिस्ट्री, ये अपने आप में बहुत संगीन मामला है। और इसलिए क्योंकि करप्शन टॉप में क्या है नहीं है वो पता चलना भी मुश्किल होता है। वो जल्दी पकड़ में भी नहीं आते, पकड़ में तब आते हैं जब सत्ता से बाहर जाते हैं। पता तभी चलता है। सत्ता में रहते जिसके हाथ में सारा सिस्टम है, एजेंसी है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, कहां से सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक किसी एजेंसी की औकात या हैसियत है कि वहां तक दायरा बढ़ाए। लेकिन अगर कर्मचारी के लेवल पर इतना करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर करप्शन है, तो सिस्टम करप्ट है। और अगर सिस्टम करप्ट है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी पर बात होनी चाहिए या नहीं, जरा सोचिएगा। बीते कुछ दिनों में जो आपने देखा होगा वही खबर है भास्कर के हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूं। गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के 26,000 शिकायतें, और अमित शाह जैसा गृह मंत्री जो बड़े दबंग, मजबूत, कद्दावर, कई मायनों में बहुत एरोगेंट भी, और एकदम सर्वशक्तिमान, उस सर्वशक्तिमान गृह मंत्री के मंत्रालय में अगर ऐसी 40,000
लोगों के खिलाफ ये 40,000 शिकायतें पहुंच गई, तो ये मामूली बात नहीं है। और ये सीवीसी की रिपोर्ट है, ये कोई राहुल गांधी ने नहीं कहा है, ये कोई पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आंकड़े नहीं दिए हैं, ये कोई विपक्ष के किसी नेता ने, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने ये जांच नहीं की है, ये सीवीसी की रिपोर्ट है। बार बार इसको दोहरा रहा हूं, वैसे ही जैसे सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2 हफ्ते पहले। अब इसमें ये जो अभी 2 दिन पहले की खबर आई थी, छात्रवृत्ति घोटाला जो हुआ, 21 राज्यों में 5 साल से घोटाला, फर्जी संस्थाएं और 144 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। शायद आपने ये सुना भी होगा, 21 राज्यों के घोटाले की खबर अभी 2-3 दिन पहले आई थी। अब इसमें भी खबर ये आई थी कि ये घोटाला 2007 से ही चल रहा था। अगर सवाल ये उठता है कि 2007 से भी कोई घोटाला चल रहा था, तो 7 से 14, 7 साल यूपीए सरकार थी, 9 साल से ज्यादा, 9.25 साल, 9.5 साल होने जा रहा, लगभग 9.25 साल से आपकी सरकार है। तो यूपीए सरकार में अगर कोई घोटाले की शुरुआत हुई, तो वो घोटाला उसके बाद 9 साल, 9.25 साल तक आपकी सरकार में भी चलता रहा और आप पकड़ नहीं पाए। अब पकड़ा तब गया जब पता चला कि 145 करोड़ का अल्पसंख्यक विद्यार्थियों, मतलब मुस्लिम स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति में घोटाले हुए। और घोटाले के बारे में बड़ी दिलचस्प, एक तो क्या होता है, घोटाले बाद जो होते हैं वो लूफहोल्स, ब्यूरोक्रेसी की मिलीभगत और पूरे सिस्टम में कोई न कोई ऐसा खोज लेते हैं तरीका जिसका इस्तेमाल करते हैं। इसी में पता चला कि फर्जी बैंक खाते बनाकर उन विद्यार्थियों के नाम पर छात्रवृत्ति ली गई, इसी में जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, फर्जी खाते, फर्जी स्टूडेंट। और इसमें 144 करोड़ का यह आंकड़ा आया और ये 34 राज्यों के 100 जिलों में जो जांच की गई उससे ये पता चला है। और उसमें पता चला कि 1572 संस्थानों में से 830, मतलब लगभग 53% कागज पे ही थे। इसमें भी होगा शायद, ये देखिए, मतलब 500, अब सोचिए जरा क्या आंकड़ा है, 572, माफ करें, 1532 संस्थाओं के माध्यम से जो ये दिया जा रहा, स्कॉलरशिप दी जा रही थी, 1532 में से 53%, मतलब 830 संस्थाएं फर्जी थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप के लिए पैसे जो सरकार की तरफ से जा रहे थे। और ये घोटाला, अब ठीक है, बीजेपी अपने बचाव में कह रही है कि ये पहले से चल रहा था, लेकिन अभी बीते 4 साल में भी लगभग 2200 करोड़ सालाना दिया गया छात्रवृत्ति में। अब ये घोटाले का दायरा, अब इसको सीबीआई जांच के आदेश इसको स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने दिए। अब देखते हैं सीबीआई जांच से ये क्या पता चलता है। लेकिन सवाल यही है कि ये घोटाले मोदी सरकार में, न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली सरकार में, ये घोटाले और घपले हो रहे हैं और इन घोटालों पर कोई बात जिस ढंग से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और उसकी क्या रिपीट करें जो बार बार होती है कि जो घपलेबाज, घोटालेबाज, सिंचाई घोटाले से लेकर शारदा, नारदा, जो घोटालेबाज जिन पर आरोप बीजेपी लगाती रही, अमित शाह, मोदी मुखर रहे, उनमें से बहुत सारे नेता बीजेपी के या तो सत्ता में पार्टनर हैं या सीधे बीजेपी में हैं। उसके नाम का जिक्र करेंगे, रिपीट होगा, इस पर हम 100 बार बात कर चुके हैं। तो घपलेबाज, घोटालेबाज इन्हें तब तक दिखते हैं जब दूसरी पार्टी में है, जब अपने पास आ जाते हैं ईडी और सीबीआई पीछा करके घेर कर बीजेपी तक ले आती है, बस वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अब ये सीएजी रिपोर्ट, माफ करिए, तो वही है जिसका भी जिक्र किया मैंने, सीवीसी रिपोर्ट। इसी में एक ये भी है, दूसरे इसी में कोयला मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ भी 4,300 शिकायतें हैं, श्रम मंत्रालय में भी 4,236 शिकायतें हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय में भी हैं, सीबीडीटी में भी 2100 हैं, वित्त मंत्रालय में 1202 हैं। मतलब कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसमें घपले घोटाले क्या मतलब, शिकायत, करप्शन की शिकायत कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है, हर मंत्रालय में है। और ये डेटा, आंकड़ा कोई कम नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप जो जीरो करप्शन, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करते हैं, आपकी बातों को जुमला साबित करते हैं ये आंकड़े। और ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि सरकार में भी सिस्टम में घुन की तरह भ्रष्टाचारी घुसे हैं जो भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं। अब आते हैं बात सीएजी रिपोर्ट की। रिपीट होगा, मैं पहले भी सीएजी रिपोर्ट पर बात कर चुका हूं। सीएजी रिपोर्ट में कितने तरह के घोटाले हुए, कितने इनोवेटिव ढंग से। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मोदी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना। आयुष्मान भारत में तो ऐसी जानकारी मिली जो सीएजी ने रिपोर्ट की कि 7,49,000 ऐसे लाभार्थी थे जो एक ही नंबर से जुड़े हुए थे, 9 बार 10, वैसे 1,39,000 ऐसे लाभार्थी थे जो 8 बार 10 बार 8 8 8 8 8 8 8 करके उससे जुड़े हुए थे और वो सब फायदा उठा रहे थे। ऐसे
द्वारका एक्सप्रेस वे पर घोटाले की खबर आई है, अयोध्या में विकास के नाम पर धांधली की गई उसकी खबर आई सीएजी के हवाले से, मतलब सीएजी ने उसका खुलासा किया। पेंशन योजना में घोटाले की खबर आई जो सीएजी ने खुलासा किया, टोल टैक्स से लेकर और तमाम तरह की। उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि लंबा होगा, उस पर हम पहले भी बात कर चुके, उसमें कोई नई बात नहीं। मुद्दा तो यह है कि चाहे सीएजी की रिपोर्ट हो, चाहे सीबीसी की रिपोर्ट हो, जो बीते 15 दिनों में 3 खबरें बड़ी खबर आई है, अल्पसंख्यक मंत्रालय से लेकर और सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, नितिन गडकरी के मंत्रालय से लेकर और अब गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों का मामला। जरा सोचिएगा, क्या यह मुद्दा बहस का, विमर्श का, सरकार से सवाल का नहीं है? क्या इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी नहीं होनी चाहिए? क्या इस मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? क्या इस मुद्दे पर सरकार को अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए? लेकिन होता क्या है, सरकार से कोई पूछता नहीं है। सरकार के मंत्री से पूछने की हैसियत ज्यादातर चैनल के पत्रकारों की है नहीं। अमित शाह तो बहुत बड़ी चीज है, उनसे पूछने का जोखिम कौन मोल ले? अमित शाह ने कह दिया, अमित शाह से कौन पूछेगा? मैं ये अगर अमित शाह का फोटो लगा रहा हूं, इसमें भी एक जोखिम है। अमित शाह से भी कभी फोटो लगा के आप ऐसे पूछ सकते हैं? तो भाई ये तो सीबीसी की रिपोर्ट है। और अगर कोई सुधीर चौधरी जैसा पत्रकार टमाटर की महंगाई पर पूछ लेता है स्मृति ईरानी से, तो कैसे भड़क जाती हैं और कहती हैं पर्सनल सवाल है। मतलब टमाटर की महंगाई उनका पर्सनल सवाल है। ये कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और वो सुधीर चौधरी जो सत्ता परस्त सरकार का एकदम खास भक्त, समर्थक, चाटुकार माना जाता है, उनके भी सवाल सरकार के मंत्रियों को पसंद नहीं है। उनके सवाल से भी बदहजमी होती है। तो बाकी कौन सवाल पूछे? और क्या फिर सवाल न पूछे इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में जुमले देते रहे कि देश में करप्शन खत्म हो गया, और जो भी करप्शन है वो करप्ट सरकारें विपक्ष की हैं। करप्शन पहले था जब कांग्रेस थी, और करप्शन वहां है जहां विपक्ष की सरकारें हैं। विपक्ष के सारे नेता करप्ट हैं, और सारी ईमानदारी का ठेका अगर किसी ने ले रखा है तो बीजेपी ने, बीजेपी के नेताओं ने। और बाकी जो करप्ट थे अगर बीजेपी में आ गए तो बस वो भी ईमानदारी के ठेकेदार हो गए। ये सवाल कौन पूछेगा? कोई पूछता नहीं। कोशिश करेंगे, पूछते रहें। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया अच्छी बात है, नहीं किया है तो उम्मीदें करेंगे। नमस्कार।